वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 49 है ये। यूपीपीएससी के लिए सीरीज चल रही है और इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्नों पर। एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है उसकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 49 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर 20 प्रश्न होंगे साइंस के। कहने को 20 है लेकिन कम से कम 40-50 प्रश्न निकलेंगे इनमें। देखिए, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। परासरण यानी ओस्मोसिस, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। देखिए, ऑस्मोसिस नहीं है, ट्रांसपिरेशन नहीं है, यह है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसे बाद में जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जारी किया जा सकता है। तो सी करेक्ट हो गया। देखिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और इसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पौधे इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन, जिसे ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है, बनाने के लिए करते हैं। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, जैसे हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मुंह में डालते हैं खाने को, तो जो डाइजेशन है, पाचन, वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलकर उसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले भोजन का अंत्यग्रहण ही होगा, यानी इंजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, पाचन होगा या अवशोषण होगा। देखिए, अंत्यग्रहण के बाद ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पाचन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो जरूरी पोषक तत्व होंगे उनका एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद जो है एसिमिलेशन होगा, यानी स्वांगीकरण होगा। तो ए 1 4 3 2 सही हो जाएगा। 1 4 3 2 किस ऑप्शंस में है? 1 4 3 2 डी में है। देखिए, मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन से तात्पर्य भोजन को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना, जिन्हें रक्त प्रवाह में अवशोषित किया जा सकता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका कन्वर्टेशन होगा सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। तो पाचन या अपचयन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उदाहरण के लिए चबाने से। और रासायनिक पाचन जो अंदर से हार्मोन्स मिलते हैं, यह बड़े खाद्य अणुओं यानी अघुलनशील होते हैं, जो छोटे अणुओं यानी घुलनशील में विघटन होता है। अच्छा, इसमें शामिल जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अंतर्ग्रहण हो गया, यानी इंजेशन, इसका तात्पर्य भोजन के सेवन से है। उसके बाद पाचन यानी डाइजेशन, यह घुलनशील बनाने के लिए छोटे अणुओं में टूटने को संदर्भित करता है। उसके बाद अवशोषण, पचा हुआ भोजन बिली द्वारा रक्त प्रणालियों में अवशोषित हो जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण, यानी शरीर में पचे हुए भोजन के अणुओं की कोशिकाओं में गति को संदर्भित करता है ये स्वांगीकरण। उसके बाद निष्कासन होता है, यानी जो पचा हुआ जो भोजन नहीं पच पाता या अवशोषण नहीं हो पाता, वह शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, जो सही क्रम बनेगा। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। निष्कासन था नहीं, तो यहाँ तक ही सही है। निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? ठीक है, हार्ट से ब्लड को मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है कौन? ये हैं धमनियां, यानी आर्टरीज। बी है इसका आंसर। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम पढ़ते हैं हार्ट को, सिराओं को, धमनियों को और केशिकाओं को। ठीक है, यह एक दोहरी परिसंचरण प्रणाली है जो हृदय से उच्च रक्तचाप बनाए रखने की अनुमति देती है, जिससे कुशल परिवहन सुनिश्चित होता है।
धमनियाँ आर्टरीज की बात करें तो ये हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाती हैं। ठीक है, इनमें जो फुफ्फुस धमनियाँ यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। धमनियों के पास मोटी लोचदार मांसपेशियों की दीवार होती है। ठीक है, उनमें बाल्ब नहीं होते और उनमें उच्च रक्त जो है वो उच्च दाब पर प्रवाहित होता है। सिराएं यानी वेन की बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रक्त पहुंचाती हैं। तो एक हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा रही है और फिर वही रक्त जो है उल्टा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, विभिन्न अंगों से हृदय तक, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। पुल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी वेन जो है शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। केशिकाएं यानी कैपिलरी की बात करें तो यह महीन शाखाओं वाली रक्त वाहिकाएं हैं जो धमनी और शिराओं के बीच, ठीक है, आर्टरी और वेन के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। यह रक्त और ऊतक के बीच पानी को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पोषक तत्वों तथा अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान को सक्षम बनाने में मदद करते हैं। मानव शरीर की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यहीं पर पोषक तत्वों को पचाने की अधिकांश क्रिया होती है। यह अत्यधिक कुंडलित होती है और इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर की। यह पित्त रस स्रावित करती है और पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, जो का मतलब क्या है? पित्त रस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल जूस। देखिए, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पित्त रस स्रावित करता है यकृत यानी लिवर। ठीक है, तो गलत हो गया यहाँ पर डी। तो पित्तरस पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, वो तो ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी, अत्यधिक कुंडलित, यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अलावा इसकी भित्ति से रस भी स्रावित होता है। यहीं पर अधिकांश पोषक तत्वों के पाचन की क्रिया संपन्न होती है। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में आंतों का रस भोजन के सभी घटकों का पाचन संपन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में, बसा अम्ल में, ठीक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्कराओं जैसे कि ग्लूकोज में, बसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो रहा है ग्लूकोज में, बसा अम्ल में हो रहा है, ठीक है, और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में विघटित हो जाते हैं। लिवर की बात करें यानी यकृत की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड यही है। लाल भूरे रंग की ग्रंथि है ये, जो आमाशय यानी स्टोमक के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ठीक है, यह पित्त रस यानी बाइल जूस स्रावित करता है, जो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर नामक थैली में जमा होता है। बसा के पाचन में पित्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी बाइल जूस चाहिए ही चाहिए बसा पचाने के लिए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य है, यानी WBC का कार्य है इसमें? ऑक्सीजन परिवहन, ये तो RBC का कार्य है, रक्त का थक्का बनाना। विटामिन के की आवश्यकता होती है इसमें, पोषक तत्वों का अवशोषण, इसका कार्य प्रतिरक्षा करना। सी है इसका आंसर। देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण वे रंगहीन होती हैं। WBC बाहरी कारकों के खिलाफ शरीर की रक्षा में विशिष्ट हैं और हमारी प्रतिरक्षी प्रणाली का हिस्सा है, तो उसी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है? ये ल्यूकेमिया है। ठीक है, थैलेसीमिया को हटा दीजिए। एनीमिया का मतलब है ब्लड में आयरन की कमी हो गई। हाई ब्लड प्रेशर सभी को पता होगा, उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसीज है, अनुवांशिक रोग है, रक्त से संबंधित है अभी। तो मानव शरीर में रक्त संबंधी रोग एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती और यह रक्त की कम ऑक्सीजन परिवहन क्षमता की विशेषता है। थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी विकार है जो परिवारों में यानी आनुवंशिक होता है, जिससे शरीर में असामान्य रूप से हीमोग्लोबिन बनता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। इस विकार के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया का सीधा जुड़ाव थैलेसीमिया से है।
ल्यूकेमिया की बात करें तो यह श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल का कैंसर है। यह आमतौर पर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में विकसित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में असामान्य रूप से रक्त कोशिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है? बहुत पूछता है एग्जाम्स में इसको। इसका उत्तर हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, मानव मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है। इसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। तो सेरेब्रम को देख लेते हैं, थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क इसको बोलते हैं। थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर घिरा होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो मानव शरीर की विभिन्न कार्य क्षमता और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है। यह मस्तिष्क के प्रमुख हिस्सों में से एक है। 2 भागों में बटा होता है जिसमें दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध कहते हैं, जिसे दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध कहते हैं। इसके बाद आ जाइए हाइपोथैलेमस को। तो यह थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं, जैसे कि शरीर के तापमान, खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है ये, ठीक है, भूख प्यास, ये सब कुछ इसी में होता है। बॉडी टेम्परेचर भी इसी से नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। इसमें तंत्रिका संबंधी कोशिकाएं, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं हैं, कोशिकाओं के कई समूह भी शामिल हैं जो हाइपोथैलेमिक नामक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। 8वां प्रश्न है, मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या जिंक? थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है तो आयोडीन सही हो जाएगा, सी है इसका आंसर। देखिए, थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड ग्लैंड का विस्तार होता है, जिसे आमतौर पर बोलते हैं घेंगा या गोइटर। देखिए, माता गर्भावस्था के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण बच्चे के विकास और परिपक्वता में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे बच्चे में मानसिक मंदता, कम बुद्धि और असामान्य त्वचा आदि की समस्या हो सकती है। वयस्क महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो अनियंत्रित हो सकता है, अनियमित हो सकता है। मानव शरीर की किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है? फीमर को, ह्यूमरस को, क्लेविकल या टिबिया? फीमर तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जांग की हड्डी होती है ये। इसका यहाँ उत्तर सी हो जाएगा। कॉलर बोन जो है वो क्लेविकल बोन है। ये जो क्लेविकल बोन है यह हंसली की अस्थि जो है ये स्तन की अस्थि और कंधे की अस्थि से जुड़ी होती है। अस्थि या हड्डी एक ही बात है, अंग्रेजी में इनको बोन बोलते हैं। देखिए, हंसली की अस्थि या क्लेविकल बोन, इसे आमतौर पर कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है। यह गर्दन के आधार पर क्षैतिज रूप से स्थित होती है, जो स्टर्नम यानी स्तन की अस्थि और स्कैपुला यानी कंधे की अस्थि से जुड़ती है, या ये इससे जोड़ती है। यह कंधे की स्थिति को आधार प्रदान करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हाथों की गतिशीलता में मदद मिलती है। बाकी फीमर की बात करें, जो ऑप्शंस में दूसरे विकल्प थे तीनों, जांग की हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी। ह्यूमरस की बात करें तो ऊपरी बाह की हड्डी है ये। टिबिया की बात करें तो यह पैर के निचले भाग की 2 हड्डियों में से एक है। पैर का निचला भाग मतलब घुटने के नीचे 2 हड्डियां होती हैं, ऊपर से लगता नहीं है, बीच में मांस का गैप होता है। देखिए, मानव शरीर की रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन। देखिए, मानव शरीर के भीतर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये इंसुलिन, और इसका निर्माण होता है अग्नाशय में, यानी पैनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनमें। पैनक्रियाज में 3 होती हैं, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा से निकलता है ये इंसुलिन। अल्फा, देखिए अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है। अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन और बीटा से निकलता है ये इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। लेकिन ज़्यादा ये बी वाला ही पूछते हैं, बीटा वाला।
थायरोक्सिन, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन्स है जो मुख्य रूप से चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को वृद्धि और विकास को विनियमित करने में मदद करता है। यह शर्करा के स्तर को सीधे प्रभावित नहीं करता। कार्टिसोल की बात करें तो इसका निर्माण अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म सहित विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। ऑप्शंस में एस्ट्रोजन भी था। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन्स है जो महिला प्रजनन प्रणाली के विकास और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड का उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। अब कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, ये ABCD बनाकर या एक से अधिक विकल्प बनाकर पूछ लेते हैं। अब जो ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड है, जो जो ग्लाइकोजन है वो पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पूछा है ये दूसरा वाला डाइसेकेराइड, तो सुक्रोज और माल्टोज डाइसेकेराइड है। यहाँ पर 2 और 3 सी है इसका आंसर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के जो उदाहरण हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज है। डाइसेकेराइड के सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड में ये ग्लाइकोजन बड़ा पूछते हैं। सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में, कोबाल्ट इसका उत्तर है, बी। देखिए, विटामिन B12 और लाल रक्त कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। चूंकि विटामिन BC है तो बी की जितनी भी सीरीज हैं वो जल में घुलनशील होंगी। ठीक है, और बसा में कौन कौन घुलनशील, A, D, E और K। तो विटामिन B12 में खनिज कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 युक्त यौगिकों को सामूहिक रूप से कोबालामिन कहा जाता है। बिडाल परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड या आंत्र ज्वर का पता लगाने के लिए। डी है इसका आंसर। देखिए, बिडाल परीक्षण एक रक्त परीक्षण है जो शरीर में टाइफाइड या आंत ज्वर का पता लगाने में सहायक है। इस परीक्षण को पहली बार 1996 में जॉर्जस फर्निडेंड बिडाल द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। ये आंत ज्वर का कारण जो है एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, जिसका सामना करने के लिए आपके शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियों की जांच करने के लिए परीक्षण किया जाता है, बिडाल परीक्षण। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, टाइफाइड बुखार जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। कैसे पहुंचेगा आपके शरीर में, मल से दूषित भोजन और पानी का सेवन करोगे तो। ठीक है, ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र में पहुंच जाता है और प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक या रोग जनक सही नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं है यानी मिसमैच है। 3 यहाँ पर सही सुमेलित हैं, एक ही मिसमैच है, उसी को ढूंढना है। सिफिलिस रोग एक जीवाणु के कारण होता है और जीवाणु का नाम है ट्रेपोनोमा पेलिडम। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमैक्सो वायरस के कारण, स्मॉल पॉक्स पोलियो वायरस के कारण और एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स भी ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी ठीक है और ठीक है सिफिलिस भी। लेकिन स्मॉल पॉक्स तो बेरियोला वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण तो पोलियो रोग होगा। सी हो जाएगा इसका। क्या लिख दिया है उल्टा पुल्टा। ठीक है, जो भी है सी गलत है। देखिए, संचारी रोग फैलाने वाले सामान्य रोगजनक क्या क्या हो सकते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, विषाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ होते हैं, वर्म्स होते हैं, कवक होते हैं, माइट्स होती हैं। तो ये हैं रोग, ये हैं कारक। सिफिलिस ट्रेपेनोमा पेलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा होता है ऑर्थोमैक्सो वायरस से। एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV से। चेचक या स्मॉल पॉक्स होती है वेरियोला वायरस से। और पोलियो होगा पोलियो वायरस से, ना कि ये। 15 प्रश्न है। बात स्फीति यानी एम्फेसेमा एक विकार है। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या संचरण तंत्र। वात स्फीति या एम्फेसेमा एक विकार है, श्वसन तंत्र से संबंधित यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को हटा दीजिए। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को हटा दीजिए।
संचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को हटा दीजिए। देखिए, वात स्फीति एम्फेसेमा एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें वायु कोशीय भित्तियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास नली की सतह छोटी हो जाती है। इसका एक बड़ा आकार इसका एक बड़ा कारण सिगरेट का सेवन करना है। तो सिगरेट का सेवन मत करना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क के आधार तल पर पाई जाती है। देखिए, मेलाटोनिन एक हार्मोन्स है जो अंधेरे की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसलिए इसे अंधेरे का हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या हो गया, पिट्यूटरी लगा दिया क्या? देखिए, पिट्यूटरी अब इसका आंसर पिनियल ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ उत्तर हो जाएगा पिनियल ग्रंथि या पिनियल ग्लैंड। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये जो होता है वो पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसलिए इसे अंधेरे का हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ये करेक्ट हो गया। मेलाटोनिन मनुष्यों में नींद चक्र यानी स्लीप साइकिल के विनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्पादन आंख की रेटिना द्वारा प्रकाश और अंधेरे का पता लगाने से प्रभावित होता है। 17वां प्रश्न है, जब किसी पुरुष में बड़े स्तन हो जाएं, शरीर पर कंबाल, मानसिक मंदता हो और जनन अक्षमता की स्थिति हो तो वह डाउन सिंड्रोम का पुरुष है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष है, या फिर सिस्टिक फाइब्री फाइब्रोसिस से ग्रसित पुरुष है। देखिए, टर्नर सिंड्रोम को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम एक ऐसा विकार है, एक ऐसी स्थिति है जो केवल महिलाओं में होती है। तो इसका उत्तर या तो डाउन सिंड्रोम होगा या क्लाइनफेल्टर होगा। इसका उत्तर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त गुणसूत्र या एक गुणसूत्र का एक अतिरिक्त भाग होता है। अभी जो सितारे ज़मीं पर आई थी आमिर खान प्रोडक्शन की मूवी, वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे हैं उसमें जितने भी हैं। देखिए, यह अतिरिक्त कॉपी शिशु के शरीर और मस्तिष्क के विकास के तरीके को परिवर्तित कर देता है। उसके जीवन काल के दौरान मानसिक और शारीरिक दोनों चुनौतियों का कारण बन सकता है। ये डाउन सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर की बात करें तो क्लाइनफेल्टर कभी कभी क्लाइनफेल्टर केएस या XXY भी इसको कहा जाता है। यह वह स्थिति है जहां लड़का या पुरुष एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होता है। क्योंकि एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के पास साथ पैदा होगा जो कि महिलाओं के लिए है वो, तो पुरुष में बड़े स्तन, शरीर पर कंबाल, मानसिक रूप से विकलांग होगा और नर बाध्यता वाले पुरुष की स्थिति हो जाएगी उसकी। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो केवल महिलाओं में होने वाला एक आनुवंशिक विकार है जो लगभग 2000 बालिकाओं में से एक को प्रभावित करता है। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़की में सामान्यतः 2 के बजाय केवल एक ही एक्स सेक्स गुणसूत्र होता है, जबकि 2 होने चाहिए। टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित सभी लड़कियां औसत से छोटी होती हैं, अविकसित अंडाशय वाली होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कम होगा या होगा ही नहीं, यानी बांझपन की स्थिति पैदा होगी। 18वां प्रश्न है, एस्परगिलस नाइगर एक सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग किया जाता है लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में या ब्यूट्रिक अम्ल के उत्पादन में। एस्परगिलस नाइगर एक सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग होता है सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में, यानी सी है इसका आंसर। देखिए, सूक्ष्मजीवों का उपयोग कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल और एंजाइम जैसे कुछ रसायनों के व्यावसायिक और औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अम्ल उत्पादकों के उदाहरण तो इधर हैं सूक्ष्मजीव और यह है उत्पादन में प्रयोग। तो एस्परगिलस नाइगर जो है सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में, एसिटोबैक्टर एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूट्रिक अम्ल के उत्पादन में, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में। लाइकेन सहजीवी संबंध है, यह ऐसा प्रश्न है हर किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, डी ग्रुप से लेकर ए ग्रुप तक। तो लाइकेन सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल का, डी है इसका आंसर। लाइकेन के पौधे को अम्ल वर्षा सूचक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है,
वायु प्रदूषण सूचक के रूप में भी जाना जाता है, यानी जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण होगा या अम्ल वर्षा की स्थिति होगी वहाँ पौधा पनपेगा ही नहीं है। देखिए, लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों यानी कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। कवक लाइकेन का प्रमुख सहजीवी है और इसकी अधिकांश विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इसके फलने वाले शरीर एवं थैलेमस का रूप शामिल है। शैवाल या तो हरा शैवाल या नीला शैवाल हो सकता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। 20 प्रश्न थे इसमें, अभी अंतिम प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन भी इसकी भी ज़्यादा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है विटामिन, यह है रासायनिक नाम, हमेशा याद रखना। जितने भी 12-13 विटामिन हैं सबके, ठीक है। ए, उसके बाद बी, अब बी में कई सारी सीरीज हैं, B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12, सब याद होना चाहिए। उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है और के भी तो है। तो पहले इनको याद कर लीजिए, फिर बी की सीरीज को कर लीजिए। तो विटामिन B3 का कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? विटामिन B3 का नियासिन ठीक है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन सही है, विटामिन डी का टोकोफेरॉल लिखा है गलत है। टोकोफेरॉल है विटामिन ई का, डी का तो कैल्सिफेरॉल है और के का फ्लोक्विनोन सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो मिसमैच है। देखिए, विभिन्न पदार्थों का समूह है विटामिन, जो सामान्य कोशिका कार्य, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, और ये आवश्यक 13 विटामिन जो एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले ए, अब ए का क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। बी में बहुत सारे, तो बी को बाद में देखेंगे, इसके बाद सीधे सी पर आ जाइए। ए का रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का है टोकोफेरॉल और के का है फ्लोक्विनोन। अब आ जाइए बी की सीरीज पर। बी में भी B1 का थाइमिन हो गया, B2 का राइबोफ्लेविन हो गया, सी का नियासिन हो गया, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल हो गया और B6 का हो गया पायरिडॉक्सिन। इसके बाद B7 बायोटिन, बाल झड़ने के लिए, बाल ना झड़ने के लिए लीजिए इसको। और विटामिन B9 फॉलिक अम्ल हो गया, और B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। अब इनमें भी जो बी की जल में घुलनशील कौन कौन है? बी और सी, ठीक है। और बी में भी जितने भी बी हैं सारे के सारे घुलनशील होंगे। और बसा में घुलनशील कौन है? ए, डी, ई और के। इनको हमेशा याद रखिएगा, अभी आर का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा था। तो 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साइंस के, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकी फुल टाइम सीरीज से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।